बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई मोहम्मद शहजाद अख्तर, लेक्चरर मैथमेटिक्स एट गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज मुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस बताई थी कि अगर किसी सेट ए में कोई रिलेशन है तो उसकी टाइप्स हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फिर हमने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। हम इसकी आज कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आज है, आप देखें, एग्जांपल्स ऑफ रिलेशंस इन ए सेट। एग्जांपल 1 है, लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड लेट आर बी ए रिलेशन इन ए वेयर आर इज डिफाइंड एज आर इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एल एम सच दैट एल एम बिलोंग्स टू ए एंड एल इज पैरेलल टू एम। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में जो हमारा सेट ए दिया गया है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। तो आपको पता है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर जो हमारी लाइंस बनती हैं, स्ट्रेट लाइंस, उनकी हम अगर कलेक्शन ले लें, उसका हम सेट बना लें और उसे हम ए का नाम दे दें, तो उसमें बहुत सारी रिलेशंस डिफाइन की जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे आर हमने ली है, उन लाइंस की हमने पेयर उठाया है, उन दो लाइंस का पेयर उठाया है एल एम, जिनमें ये रिलेशन है कि एल इज पैरेलल टू एम। तो अब हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन जो है ये किस टाइप की रिलेशन है। सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है, आपकी ये डेफिनेशन थी कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये जो पेयर है वो जो अपने साथ पेयर बनाएगा वो उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो देख लें, ए की हर एलिमेंट के लिए जो एल है वो आर को बिलोंग करता है। अब क्यों बिलोंग करता है, इसकी रीज़न देखें। क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है उसमें इन दो जो ऑर्डर्ड पेयर है एल और एम में ये कंडीशन दी गई है कि एल एम आपस में क्या है, ये पैरेलल है, एल इज पैरेलल टू एम। अब चूंकि हर लाइन अपने आप से पैरेलल होती है, ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इसलिए एल भी आर को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि एल जो है वो एल के पैरेलल होता है, हर लाइन अपने पैरेलल होती है। तो ये हमारी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक भी देख लें, इफ एल एम, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर एल एम आर को बिलोंग करता है तो फिर इसका जो रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर है, इनको चेंज कर दें हम, इनके ऑर्डर को, एम एल भी आर को बिलोंग करेगा। यानी ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है। ये क्यों सेटिस्फाई होती है? एल एम आर को बिलोंग करने का मतलब ये है कि एल जो है वो एम के पैरेलल है। यानी अगर एल एम के पैरेलल होगी, इफ एल इज पैरेलल टू एम, तो हमें पता है अगर कोई लाइन एल एम के पैरेलल है तो फिर लाइन एम भी एल के पैरेलल होगी। तो यहां से इफ एल इज पैरेलल टू एम तो देन क्लियरली एम इज पैरेलल टू एल, तो इसलिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो ये सिमेट्रिक भी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि या ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन थी कि अगर इफ एल एम बिलोंग्स टू आर एंड, और ये जो आगे वाला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का एम, ये किसी और एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के आर को बिलोंग कर रहा हो, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आर को बिलोंग करें इस तरह से कि एल एम बिलोंग्स टू आर एंड दिस एम एन बिलोंग्स टू आर, तो फिर देन पहले वाला और आखिरी वाला भी उस आर को बिलोंग करे, तो तब वो ट्रांजिटिव होती है। तो यहाँ ये कंडीशन इजीली सेटिस्फाई हो रही है। आप देख लें, अगर एल एम भी आर को बिलोंग करेगा और एम एन भी आर को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सेट ए में इसका मतलब ये बनता है कि इफ एल इज पैरेलल टू एम एंड एम इज पैरेलल टू एन, यानी यहाँ पे तीन लाइंस एक्चुअली यूज हो रही हैं कि अगर एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है, तो जाहिर है ये तीनों लाइंस हैं, तो फिर जाहिर है कि ये एल लाइन एन के भी पैरेलल होगी, तो देन एल इज पैरेलल टू एन। इस वजह से हमारी क्लियरली ये कंडीशन ट्रांजिटिव की होल्ड कर जाएगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो रिलेशन आर है, जिसके अंदर हमने ये कलेक्शन उठाई हुई है ऑर्डर्ड पेयर्स की, जिसमें हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये लाइंस मौजूद हैं एल एम, जिसके जो फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे वाली जो एग्जांपल है, लेट जी बी ए सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट आपको पता है। देन रिलेशन आर इन जी डिफाइंड बाई आर, इस तरह से एक रिलेशन दी हुई है कि आर इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। यानी यहाँ पे ये रिलेशन दी हुई है कि आर में वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जिनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड के साथ इस तरह रिलेट हो रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन आर इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट।
तो ये जो रिलेशन है ये हम प्रूव करेंगे इट इज ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब आपको याद होगा इक्विवेलेंस रिलेशन की जब हमने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ऐसी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होती थी जो रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी और ट्रांजिटिव भी होगी। और जो हमने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि जो रिफ्लेक्सिव होगी, एंटी सिमेट्रिक होगी और ट्रांजिटिव होगी। तो यहाँ पे अब हम तीनों प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। अगर ये रिफ्लेक्सिव भी बनती है, एंटी सिमेट्रिक भी बनती है और ट्रांजिटिव भी बनती है, तो ये हमारे रिलेशन Z में हो जाएगी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो देखें, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। आप कोई भी इंटीजर ले लें, आप Z, अब कोई भी इंटीजर लेंगे Z, तो A ये ऑर्डर्ड पेयर हमेशा R को बिलोंग करेगा, इस रिलेशन को। अब ये क्यों बिलोंग करेगा? इस रिलेशन में कंडीशन ये है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड से क्या हो, लेस देन आर इक्वल टू हो। तो हमें पता है बिकॉज हर एलिमेंट अपने आप से ये कंडीशन होल्ड करती है, A इज लेस देन आर इक्वल टू A होल्ड्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। तो जब ये कंडीशन होल्ड करती है तो इसका मतलब है ये जो ऑर्डर्ड पेयर है AA ये इस रिलेशन R को बिलोंग करेगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। Z के हर एलिमेंट के लिए ये वाला ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम चलते हैं एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक आपको याद होगा, इफ AB बिलोंग्स टू R एंड, और इसका रिवर्स ऑर्डर BA बिलोंग्स टू R देन A इज इक्वल टू B, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तो वो एंटी सिमेट्रिक होगी। अब यहां पे आप देखें कि इस रिलेशन के अंदर इफ A इज लेस देन आर इक्वल टू B एंड B इज लेस देन आर इक्वल टू E, तो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू B, ये कंडीशन हमारी होल्ड करती है। तो इस वजह से ये हमारी जो रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक भी हो गई है, क्योंकि इसने एंटी सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया है। अब थर्ड है ट्रांजिटिव। बिल्कुल उसी तरह से अगर A भी R को बिलोंग करता है और ये B वाला जो सेकंड एलिमेंट है ये किसी थर्ड एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बना के R को बिलोंग करता है, तो इफ A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R देन A C बिलोंग्स टू R, और ये होल्ड करती है। आप देख लें, इफ A B बिलोंग्स टू R का मतलब है इफ A इज लेस देन आर इक्वल टू B, क्योंकि यहां रिलेशन ये दी हुई है A इज लेस देन आर इक्वल टू B। इफ A इज लेस देन आर इक्वल टू B एंड B इज लेस देन आर इक्वल टू C, तो दिस इंप्लाइज दैट, ये हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा हुआ है, A देन A इज लेस देन आर इक्वल टू C, और A इज लेस देन आर इक्वल टू C का मतलब है कि ये ऑर्डर्ड पेयर AC R को बिलोंग करेगा। तो यहां से ये दो एग्जांपल्स हमने पढ़ी, जिनमें फर्स्ट एग्जांपल थी कि ये हमारी जो रिलेशन है R, the collection of all ordered pairs in which this condition holds that first line is parallel to the second, ये रिलेशन हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन बनती है। और ये जो रिलेशन R ली थी हमने Z में, such that A is less than or equal to B, ये रिलेशन हमारी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बनती है Z में। अब हम चलेंगे एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। लेट Z be the set of integers, let n is not equal to 0 be any fixed integer। यहाँ पे नोट करें, ये n जो हमारा है ये कोई फिक्स्ड इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर। अब ये n फिक्स है, मतलब ये 2 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी, -7 भी, -11 भी, ये एक फिक्स्ड इंटीजर है जो जीरो, नॉन जीरो फिक्स्ड इंटीजर है। फिर उसके बाद वो एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है Z में। नाउ वी डिफाइन ए रिलेशन R इन Z। R में ये एक ऐसी रिलेशन Z में डिफाइन कर रहा है कि R इज द collection of those ordered pairs A B such that A is congruent to B mod n। अब ये क्या है A is congruent to B mod n? इसका मतलब है कि n divides A minus B, यानी हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि R is the collection of all ordered pairs A B such that A is congruent to B mod n का मतलब है n डिवाइड करता है A और B के डिफरेंस को, n divides A minus B, n A minus B को तकसीम करता है। तो हम इसे चेक करेंगे कि ये क्या बनती है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए अब आप देखें कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, Z का कोई भी एलिमेंट हम उठा लें उसका उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग करता है। अब इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? यहां से इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही है कि ऑर्डर्ड पेयर उस वक्त R को बिलोंग करेगा अगर n A और B के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या n A का A के साथ डिफरेंस क्या होता है, वो आपको पता है 0 होता है, और 0 को हर जो है आपका नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड करता है।
जीरो को हर नॉन जीरो इंटीजर डिवाइड करता है। तो इस वजह से ये जो इसका डिफरेंस है, ए का डिफरेंस है, उसे n डिवाइड करेगा। और ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है, ये आपने नंबर थ्योरी में पढ़ी हुई है कि यहाँ पे अगर n डिवाइड करता है a माइनस ए को, तो इसका मतलब है एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करे सच दैट 0 इज इक्वल टू n इंटू सम इंटीजर। तो आप ये देख लें कि यहाँ पे n चूंकि a माइनस ए को इसलिए डिवाइड करता है क्योंकि a माइनस ए हमारा है 0। हम 0 को लिख सकते हैं 0 इज द मल्टीपल ऑफ n। ये देखें 0 इज इक्वल टू n इंटू सी। तो ये हमारी रिफ्लेक्सिव होगी। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए ये है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो फिर देन हमें ये शो करना पड़ेगा एंड में कि इसका जो रिवर्स ऑर्डर है बी ए, वो भी आर को बिलोंग करता है। तो अब हम लेके चलेंगे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? ये रिलेशन हमारी इस तरह डिफाइन है कि ए बी आर को उस वक्त बिलोंग करेगा अगर ये कंडीशन होल्ड करे। ये कंडीशन क्या है कि n जो है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को। तो हमें ये सब कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर a भी r को बिलोंग करता है तो n डिवाइड करेगा a माइनस बी को, यानी n डिवाइड्स a माइनस बी। फिर यहाँ हमने नंबर थ्योरी से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी है। अगर n डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर c सच दैट ये जो a माइनस बी है ये मल्टीपल बनेगा n का, यानी n माइनस बी a माइनस बी इज इक्वल टू n इंटू सी, फिर c इज सम इंटीजर। तो यहां पे आप देखें, अब अगर हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू एन सी, तो आप इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगी b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एन सी। इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं b माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू माइनस सी। तो यहां पे आप नोट करें b माइनस ए को भी लिखा जा सकता है n इंटू सम इंटीजर। अब ये c अगर इंटीजर था तो माइनस सी भी एक इंटीजर होगा। तो b माइनस ए को हमने लिख दिया b माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू माइनस सी, n इंटू सम इंटीजर। तो इसका मतलब हुआ कि n b माइनस ए को डिवाइड करता है। तो यहां से पता चला n डिवाइड्स b माइनस ए, और अगर n b माइनस ए को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है b a ये r को बिलोंग करेगा। तो यहां से पता चला कि अगर a भी r को बिलोंग करता है इस रिलेशन को, तो उसका जो रिवर्स ऑर्डर है b a वो भी r को बिलोंग करता है। अब हम इसकी तीसरी इक्विवेलेंस रिलेशन की तीसरी जो है प्रॉपर्टी वो पढ़ेंगे, वो हमारी है ट्रांजिटिव। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव आपको पता है कि हम ये चीज कंसिडर करके चलते हैं इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड, और ये सेकंड वाला बी किसी और इंटीजर्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के आर को बिलोंग करे। यानी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो फिर हमें प्रूव करना होगा देन ये वाला कि पहले वाला और आखिरी वाला ए सी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी आर को बिलोंग करे। तो हमने इस चीज को सपोज करके चलना है और इफ को, और ये आखिरी जो हमने प्रूव किया हुआ है इसे हमें प्रूव करना है। तो देखें इफ अगर ए बी आर को बिलोंग करता है और बी सी आर को बिलोंग करता है, तो यहां हम रिलेशन पे जो कंडीशन है वो लगाएंगे कि ए बी आर को बिलोंग करने का क्या मतलब है। उस रिलेशन में ये था कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी, तो दिस इंप्लाइज दैट एन डिवाइड्स ए माइनस बी एंड, और बी सी आर को बिलोंग करने का क्या मतलब है, एन डिवाइड्स बी माइनस सी। अब यहां पे डिविजिबिलिटी की जो डेफिनेशन है इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स c1 एंड c2 सच दैट, अब चूंकि n डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो a माइनस बी को लिखा जा सकता है n इंटू सम इंटीजर c1 एंड, और b माइनस सी को डिवाइड करता है n, तो ये लिखा जा सकता है b माइनस सी इज इक्वल टू n इंटू सम इंटीजर c2। तो ये हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन यहां से अप्लाई कर लिए। तो नाउ अब हमें शो ये करना है कि ए सी आर को बिलोंग करता है। तो ए सी आर को कब बिलोंग करेगा, जब एन ए सी को भी डिवाइड करे। तो हम यहां से कंसिडर करके चलेंगे ए माइनस सी। नाउ ए माइनस सी इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ये दोबारा से वही ए माइनस सी आ जाएगा। अब ए माइनस बी की जगह ये मैं पुट कर सकता हूं, यहाँ पे जो हमने फाइंड किया हुआ है एन सी वन प्लस, और यहां से b माइनस सी की जगह n c2। तो यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, यहां से n हमारा कॉमन आ जाएगा c1 प्लस c2। अब ये c1 भी एक इंटीजर था, c2 भी एक इंटीजर था, तो जो c1 प्लस c2 है ये भी एक इंटीजर होगा। इसे मैंने कह दिया c3, वेयर c3 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। c3 भी एक इंटीजर है। तो अब यहां पे नोट करें a माइनस सी कैन बी रिटन एज
n इंटू सम इंटीजर c3, इसका मतलब है n a माइनस सी को डिवाइड करता है। तो दिस इंप्लाइज दैट n डिवाइड्स a माइनस सी, और ये कंडीशन क्या थी, n अगर a माइनस सी को डिवाइड करता है तो हमारे रिलेशन में यही दिया हुआ था कि फिर a c r को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमने देखा ये जो हमारी रिलेशन थी a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, तो ये रिलेशन जो है ये भी z में इक्विवेलेंस रिलेशन बनती है। रिलेशंस को लिखने के काफ़ी तरीके होते हैं, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन यूजुअल लेस देन आर इक्वल टू की नोटेशन है, दिस इज ए रिलेशन इन आर। ये जो लेस देन आर इक्वल टू इज ए रिलेशन इन आर का यही मतलब है जो हमने पीछे एग्जांपल की थी कि आर जो है वो उन ऑर्डर्ड पेयर्स की कलेक्शन होगी ए बी की जिनमें ये कंडीशन होल्ड करती है कि ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। तो उसे सिंपली इस तरह भी लिखा जा सकता है कि लेस देन आर इक्वल टू इज ए रिलेशन इन आर। इसी तरह इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी इज ए रिलेशन इन आर, तो यहां इसे हम इस तरह से देख सकते हैं। उन रिलेशंस को लिखने का एक तरीका ये भी है कि जो सिंपली लिखा हुआ था कि लेस देन आर इक्वल टू is a relation in the set of real numbers R, तो हम उन्हें इस तरह भी लिख सकते हैं कि R is the collection of ordered pairs AB such that A is less than or equal to B। इसी तरह जो सेकंड पे थी कि equality is a relation in R, उसका मतलब ये है कि R is the collection of ordered pairs AB such that A is equal to B, और relation greater than is relation in R का मतलब ये है कि R is the collection of ordered pairs AB such that A is greater than B। तो ये डिफरेंट इनके मेथड्स हैं लिखने के। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इक्वलिटी इज ए रिलेशन इन R, और इसी तरह A is greater than B is relation in R। इसी तरह for all AB belongs to R, A divides B is a relation in R। इसको लिखने का तरीका ये है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी। पहले वाला कोऑर्डिनेट जो है दूसरे वाले को डिवाइड करता है। तो इस तरह की ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब हम चलेंगे इक्विवेलेंस क्लास की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है, ये कैसे बनती है। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट वेव बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक्स। ये x हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है। आपको पता है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट x में बहुत सारी रिलेशंस डिफाइन की जा सकती हैं, और रिलेशन कैसे डिफाइन होती हैं ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हम x का x के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, और जो x के साथ x का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा होगा x क्रॉस x, उसका कोई भी जो सबसेट है वो असल में x में रिलेशन कहलाएगा। तो यहां से इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड लेट, ये जो वेव है इसे आप R भी कह सकते हैं कि R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन X। तो लेट वेव बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन X, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है ये नोट करें कि जो हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इक्विवेलेंस क्लास उस वक्त बनेगी जब हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। इक्विवेलेंस रिलेशन होनी ज़रूरी है। Let x be a non-empty set and let wave be an equivalence relation in x। फिर हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंस क्लास किसकी, x के किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास कैसे डिफाइन होगी। For any a belongs to x we define equivalence class of a by, कि जो इक्विवेलेंस क्लास होगी x के किसी भी एलिमेंट की वो इस तरह से डिफाइन होगी कि क्लास ऑफ a इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ x, यानी a की जो क्लास है वो x के ही उन एलिमेंट्स की कलेक्शन होगी जो इससे रिलेट करेंगे। x इज रिलेटेड टू a, जो इस a के साथ रिलेट करेंगे। तो इस डेफिनेशन को हम इस एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं कि a हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, a के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमें यहाँ से पहले एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेनी पड़ेगी। तो मैंने R एक इक्विवेलेंस रिलेशन ले ली है A में, और ये R मुझे मिली कैसे, A का A के साथ पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने के बाद फिर मैंने R उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट उठाया है। अब आप यहाँ देखें ये मैंने सबसेट इस तरह का उठाया है, इसके अंदर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है और 5 5 भी है। यानी ये जो चीज़ है ये अगर सारे एलिमेंट्स शामिल होंगे तो ये बन जाएगी रिफ्लेक्सिव।
मैंने इससे चूंकि इक्विवेलेंस बनाना था ना, तो मैंने ये उठाई ही इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये देख लें, इसमें एलिमेंट्स कितने थे ए में, 1 2 3 4 5। तो हर एलिमेंट अपने साथ जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इसके अंदर हैं। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात करते हैं ये सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए देखें, मैं इसे सिमेट्रिक बना रहा हूं। अगर मैंने 1 2 उठाया तो इसी का जो रिवर्स ऑर्डर है 2 1 भी इसमें मौजूद है, और अगर 2 1 उठाया तो इसका रिवर्स ऑर्डर 1 2 भी मौजूद है। इसी तरह अगर मैंने 4 5 इसमें शामिल किया तो इसका रिवर्स ऑर्डर 5 4 भी इसमें मौजूद है, और अगर 5 4 इसमें है तो इसका रिवर्स ऑर्डर 4 5 भी इसमें मौजूद है। और ये जो तमाम हमारे एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, इनके रिवर्स ऑर्डर असल में वही बनते हैं, यानी 1 1 का रिवर्स ऑर्डर जो बनेगा वो अगेन 1 1 बनेगा, और वो इसी में मौजूद है। तो यहां से पता चला ये हमारी सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी होगी, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए ये शर्त थी कि अगर ए बी आर को बिलोंग करे और बी सी आर को बिलोंग करेगा तो ए सी आर को बिलोंग करेगा। तो आप देख लें, अगर ए बी बिलोंग करता है और बी सी बिलोंग करता है, इसको ए समझ लें, इसको बी, ए बी और फिर ये बी सी। तो ये देखें ए बी बी सी, तो ए और सी 1 1, ये देखें 1 1 इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह 4 5 और 5 4 अगर बिलोंग करता है तो और पहला और आखिरी 4 4 भी इसमें मौजूद है। तो यहां से पता चला कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, यानी ए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो और उसमें हम लेते हैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर सेट ए में। अब हम डिफाइंड करेंगे ए के हर एलिमेंट की क्लास हमें किस तरह से मिलेगी। अब ए के किसी भी एलिमेंट की जो क्लास है वो डिफाइन किस तरह से होती है, जैसे मैंने ऊपर आपको डिफाइन करवाया था कि क्लास ऑफ ए असल में ए के ही एलिमेंट्स की का सेट होगा, कि क्लास ऑफ ए में, ये ए कोई भी एलिमेंट है इस कैपिटल ए का, कि क्लास ऑफ ए में ए के ही एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स पड़े हुए हैं सच दैट एक्स जो इस ए के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। रिलेट यानी एक्स इज रिलेटेड टू ए, एक्स इज आर रिलेटेड टू ए, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स ए जो है वो आर में होना चाहिए। तो वो तमाम एक्स, यानी वो तमाम एक्स जो इस ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के एक्स ए इसके अंदर मौजूद हैं, उन तमाम एक्स को हम लिख लेंगे तो वो बन जाएगी क्लास ऑफ ए। अब आप यहां देखें, हम क्लास ऑफ 1 ले रहे हैं, ये ए का एक एलिमेंट है 1, तो इसकी जो क्लास होगी क्लास ऑफ 1 का मतलब है हमने ए के वो तमाम एलिमेंट्स उठाने हैं जो इसके साथ रिलेट कर रहे हैं 1 के साथ, यानी ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, यानी ये हमारा 1 है क्लास ऑफ ए, यानी हमारा सेकंड पे होना चाहिए ए, और फिर वो तमाम ए के एलिमेंट्स उठाएंगे जो कि ए के लेफ्ट पे मौजूद हों इस रिलेशन के अंदर, यानी जो रिलेट कर रहे हो ए के साथ। तो अब आप देखें क्लास ऑफ 1 जी 1। अब ये देखो, इस 1 को हमने देखना है राइट साइड पे, ऑर्डर पेयर के राइट पे 1 है, और 1 के साथ क्या, ये वाला 1 इस 1 से रिलेट कर रहा है, तो 1 इसमें शामिल होगा। अब हम देखें 1 और कहां पड़ा हुआ है, ये वाला 1 यहां पे हम देखते जाएंगे, तो ये देखें यहां पे 1 मौजूद है, तो ये 1 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 2 के साथ, तो 2 1 इसमें मौजूद है। ये देखें एक्स ए 2 1 मौजूद है, तो ये 2 भी क्लास ऑफ 1 में शामिल होगा 2। और ये अब हमारा सारा कंप्लीट हो गया, हमने चेक कर लिए कि क्लास ऑफ 1 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आए, एक 1 आया और एक 2 आया। अब हम देखेंगे क्लास ऑफ 2। क्लास ऑफ 2 का वही मतलब कि वो ए के एलिमेंट्स तमाम देखने हैं जो इस रिलेशन में 2 के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे 2 कहां मौजूद है, यहां पे, तो इस 2 के साथ क्या रिलेट कर रहा है, 2 रिलेट कर रहा है, इसका मतलब है 2 इसके अंदर होगा। फिर हम आगे चलते हैं, 2 देखते हैं कहां पे है, यहां पे 2 है, तो इस 2 के साथ क्या रिलेट कर रहा है, 1, तो 1 भी इसमें होगा। तो ये देख लें, ये कंप्लीट हो गई, क्लास ऑफ 2 क्या आई, 1 2। अब जो एलिमेंट 3 है इसकी हम क्लास देखते हैं। 3 की जो क्लास है वो देखें कि क्लास ऑफ 3 बाय डेफिनेशन, क्लास ऑफ 3 का मतलब है कि ए के वो तमाम एलिमेंट्स उठाएंगे जो कि इस ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना के आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो देखें क्लास ऑफ 3, यहां से हमने देखना है कि 3 किन किन के साथ रिलेट कर रहा है। ये देखें, एक तो 3 के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये 3 इसमें होगा। और आगे देख लें, आगे किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में 3 नहीं है, तो इसका मतलब है क्लास ऑफ 3 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3। अब क्लास ऑफ 4 देख लें, क्लास ऑफ 4 में देखेंगे कि 4 किस किस के साथ रिलेट कर रहा है, यहां से ढूंढेंगे, यहाँ पे 4 मौजूद है, तो 4 के साथ रिलेट कर रहा है, तो इसमें 4 भी शामिल होगा। फिर हम मजीद आगे चलते हैं, तो ये देखें यहाँ
यहाँ ये 4 के साथ 5 रिलेट कर रहा है, तो ये 5 भी यहाँ पे इसमें शामिल होगा। अब एंड पे हम देखते हैं क्लास ऑफ एलिमेंट 5, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बाकी एलिमेंट्स की क्लास हमने फाइंड की हैं। तो एलिमेंट 5 को चेक करेंगे कि 5 के साथ एक ए के कौन कौन से एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 5 के साथ एक तो ये 5 रिलेट हो रहा है, तो ये 5 इसमें शामिल होगा। फिर मजीद आगे चलेंगे तो ये देखें इस 5 के साथ ये 4 रिलेट हो रहा है, तो ये 4 भी इसमें शामिल होगा। तो यहाँ से हमने ये क्लासेस फाइंड कर ली हैं, ए के एलिमेंट्स की क्लासेस। और यहाँ पे आप नोट करें जो 1 की क्लास है और 2 की क्लास है वो सेम आई है। अगर मैं इनको नए सेट्स का नाम दे लूँ, इस सेट को अल्फा का नाम दे लूँ, तो जाहिर है ये सेम सेट्स हैं, तो ये भी हमारा अल्फा ही होगा। तो ये क्लास ऑफ 3 आई है, इसे मैं बीटा सेट का नाम दे लेता हूँ। क्लास ऑफ 4 और क्लास ऑफ 5 आप नोट करें सेम आई हैं, तो मैंने इस सेट को गेमा का नाम दे लिया। तो यहाँ से जो सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए, यानी ये ए के एलिमेंट्स की जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी वो हमारे पास उसका जो सेट बनेगा वो ये बनेगा अल्फा बीटा गैमा। सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए, कैपिटल ए इज, उसमें कलेक्शन कितने सेट्स आए, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट 3 ही हैं, अल्फा बीटा और गैमा। तो ये हमारी आ गई इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद है इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा बार बार में। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।